Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Hope you all are doing great. I am here after a long time as I was much busy. I didn't have any time to upload even a single video for you guys, but today's topic is really very crucial. I am here with Sylvia Plath's amazing poem which is The Arrival of Bebox. इस पे मैंने अपनी कुछ इंटरप्रिटेशन दी हैं काफ़ी वीडियोस देखने के बाद यूट्यूब से और काफ़ी कुछ यानी एक डीप एनालिसिस के बाद मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की है. होप यू ऑल विल लाइक इट. लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने इसके अंदर नोट की हैं ये सिर्फ एक यानी ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि जो स्टूडेंट्स भी आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को आइडिया होगा इसके बारे में. ठीक है, तो एक वुडन बॉक्स है, ठीक है, बी बॉक्स जिसे कहा गया है जिसके अंदर मक्खियाँ हैं शहद की. तो लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आई हैं जो कॉलोनाइजेशन की तरफ इशारा करती हैं. ठीक है, मैं आपको साथ साथ मिसालें भी दूंगी जो क्लियरली इस चीज़ को दिखा रही हैं. सिल्विया प्लाथ उस टाइम पे एक यानी स्कैटर्ड माइंडेड यू कैन से हर, क्योंकि वो अपनी सेंसेस में नहीं थी. कभी वो कुछ लिखती है, कभी वो कुछ लिखती है. हर मेमोरी इज़ क्रैम्पिंग टू अनदर मेमोरी. तो ये चीज़ दिखाती है कि वो उसकी मेंटल इलनेस को शो करती है, उसकी मेंटल एंग्विशनेस को शो करती है. तो कुछ चीज़ें जो जिन्होंने मुझे भी परेशान किया कि मैं उनकी डेप्थ में जाना चाह रही थी और बड़ी कमाल चीज़ें अल्लाह पाक ने मुझे दिलवाई. स्टार्ट करते हैं. आई ऑर्डर दिस क्लीन वुड बॉक्स सिंपली. ये लाइन तो सिंपली है कि उसने एक वुडन बॉक्स जो है उसको यानी ऑर्डर किया. अब साथ साथ चीज़ें कुछ ये भी हैं कि इसमें आपको टेड ह्यूज़ की लाइफ को भी सामने रखना है और उसकी जो नई आने वाली बीवी थी और जिस तरह यानी इस पोइम से हम कोरिलेट कर सकते हैं उन सब चीज़ों को, वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ आएंगी. स्क्वेयर एज अ चेयर एंड ऑलमोस्ट टू हैवी टू लिफ्ट. ये भी ठीक है जी, उसने स्क्वेयर एज अ चेयर को एज अ सिमिली यूज़ किया है, जो कि उसने बोला है कि एक जो वुड बॉक्स है इट्स टू हैवी टू लिफ्ट, यानी काफ़ी हैवी है. और ये भी हमें पता है कि ये बात वो जो है वो वुडन बॉक्स की नहीं कर रही, वो बी बॉक्स की नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी मेंटल जो हेल्थ है वो हमारे सामने रख रही है कि वो इस कदर एग्जॉस्टेड हो चुकी है, इस कदर वो यानी फ्रस्ट्रेटेड फील करती है कि वो अपनी अब ज़्यादा मज़ीद उसके अंदर हिम्मत नहीं है. शी जस्ट वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर थाट्स which are sticky to her mind, right? So I would say the third line, I would say इट वॉज़ द कफिन ऑफ आ मिडजेट. यानी एक जो बी बॉक्स है उसे ऐसे लग रहा है किसी स्मर्फ, जिस तरह कोई बोने होते हैं, उसका एक ताबूत है. यानी उसके यहाँ से देखें उसके अल्फाजों का चुनाव ऐसे है, एक बड़ी ही पेसिमिस्ट लेडी या बहुत ज़्यादा परेशान और इतनी ल्यूनेटिक किस्म का उसकी अप्रोच है कि वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हुई है कि उसको चीज़ों की समझ भी नहीं आती, कि वो बड़े ज़बरदस्त अल्फाजों का चुनाव करती है इन ऑर्डर टू मेक अस रियलाइज दैट व्हाट शी वाज थिंकिंग राइट दैट टाइम, राइट. सो और अ स्क्वेयर बेबी. अब स्क्वेयर बेबी को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी तरह से इसका मीनिंग लिया जा सकता है. कि ये भी मैंने पढ़ा कि इट मीन्स दैट शी कुडंट ग्रो अप टू लिव हर लाइफ फुली. ठीक है, यानी वो बचपन में ही, यानी उसको बचपन में ही इतनी टेंशनें मिल गई, बढ़ते बढ़ते ग्रेजुअली उसने इतनी टेंशन्स देखी कि वो बड़ी हो ही नहीं सकी. वो यानी बचपन में ही परेशानियों से घिर गई. ठीक है, क्योंकि 8 साल में उसके बाप का इंतकाल हो गया और तब से फिर बाद में टेड ह्यूज़ के साथ जो भी उसके सिलसिले आगे रहे, चलते रहे. अच्छा, स्क्वेयर बेबी से हम ये भी ले सकते हैं एक बच्चे की कब्र. ठीक है, जिस तरह उसने ऊपर कफिन का और मिर्जिट का जिक्र किया, एक छोटे बोने का, जैसे उसको लग रहा हो कि ये ताबूत है, यानी जब मरने के बाद डाल दिया जाता है उसमें. स्क्वेयर बेबी यहाँ बिल्कुल सडन सेकंड लाइन उसके बाद उसने ये यूज़ किया. तो आप इसको इससे भी एक उसके जो अबॉर्शन हुए थे आप उसके साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हो. ठीक है, इन दो चीज़ों को. वेयर देयर नोट सच अ डेन इन इट, यानी अब देखो स्क्वेयर जो कब्र होती है उसके अंदर तो कोई भी ऐसी जगह नहीं होती ना जहाँ से आप उसके अंदर देख सको. तो इस तरह की चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही चले जाओ. आप
बहुत सी वीडियोस देखते हो, इंटरप्रिटेशंस देखते हो डिफरेंट राइटर्स की, और यानी जितना भी क्रिटिसिज्म किया जाता है या जितनी भी वैल्यूएशन की जाती है उनके सब के साथ साथ मेरी भी राय लो, और अब ख़ुद भी देखो कि आप किस तरह परसीव करते हो इन लाइंस को, आप किस तरह सिल्विया प्लाथ की लाइफ को सामने रखते हुए इन चीज़ों को खुद से सोच सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए थे। आगे चलते हैं। द बॉक्स इज़ लॉक्ड, इट इज़ डेंजरस। अब यहाँ हम उसकी मेंटल हेल्थ को सामने रखते हुए ये चीज़ सामने रख सकते हैं कि जो बॉक्स है, या इसको आप उस यानी स्क्वायर बेबी से भी रिलेट कर सकते हो कि द बॉक्स इज़ लॉक्ड, बिल्कुल हर तरह से बंद है, इट इज़ डेंजरस। और यहाँ आप इस बात पे भी ज़िक्र कर सकते हो कि जो यानी उसका दिमाग है बिल्कुल माउफ हो गया, बंद हो गया है उसको, और ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो तब वहाँ आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो जब आपकी बस हो जाती है। ठीक है, आई हैव टू लिव विद इट ओवरनाइट। अब यहाँ यानी शी जस्ट वांट्स टू से शी इज़ अनेबल टू स्लीप due to a lot of hurdles and a lot of thoughts in her mind, for which she just wants to get rid of that, but she is not she is unable to do that. ठीक है, तो आई हैव टू लिव विद इट ओवरनाइट, यानी ओवरनाइट जो है इसको आप उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात भी ले सकते हो। सिर्फ ये नहीं है कि बी बॉक्स की यानी रात के उसको एक रात के लिए उसे रखना है, नहीं, वो कह रही है कि मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी की आखिरी लम्हे तक, आखिरी रात तक इसके साथ जीना पड़ेगा, इन सब ट्रबल के साथ, इन सब यानी थॉट्स के साथ, इन सब जो परेशानियाँ और तकलीफ़ें हैं इन सब के साथ, एंग्जाइटी के साथ, एब्सर्डिटी, सॉरी क्या यानी अभी मैं एक लफ्ज़ बोलना चाह रही थी तकलीफ़ और परेशानियों के बारे में, आई जस्ट फॉरगॉट टू प्रोनाउंस दैट वर्ड। तो वो इन सब से छुटकारा पाना चाह रही है, एंड आई कैन नॉट कीप अवे फ्रॉम इट। यहाँ क्लियर है कि वो यानी इन सब से छुटकारा पाना चाह रही है लेकिन वो इनसे छुटकारा नहीं पा रही। ठीक है, नहीं यानी इनसे पीछा छुड़वा सक रही अपना। देयर आर नो विंडोज़, नो आई कांट सी व्हाट इज़ इन देयर। अब देखो एकदम से कभी हमें लगेगा जैसे बी बॉक्स की तरफ जा रही है, कभी वो अपनी थॉट्स की तरफ आ रही है, कभी वो किसी और ख़याली दुनिया में जाके लिख रही है, कुछ यानी ऊपर नीचे हो रही हैं सारी चीज़ें, तो इन सब को आपको साथ साथ लिखना है। अब वो कह रही है देयर इज़ ओनली अ लिटिल ग्रिड, नो एग्जिट, यानी सिर्फ एक छोटा सा खला है जिससे वो देख पाएगी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नो एग्जिट। ठीक है, सिर्फ अपनी ख़यालों में ही गुम है, उसी में ही उसको मरना है, जीना है, और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इन सब परेशानियों और हर्डल्स को फेस करे। मज़ीद उसकी बस हो चुकी है। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह उसने कॉलोनाइजेशन का आगे जिक्र किया और आगे फिर 3-4 जगहों पे उसने मज़ीद किया। आई पुट माई आई टू द ग्रिड, इट्स डार्क डार्क डार्क। अब आपको पता है हार्ट ऑफ द डार्कनेस में, अब ये जो इसने डार्क 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 का लफ्ज़ ये जो यूज़ किया, आगे ये आपको यानी बिल्कुल क्लियर दिखाएगा कि किस तरह उसने हार्ट ऑफ डार्कनेस की जो बातें हैं वो इसमें डाली हैं। तो विद द स्वामी फीलिंग ऑफ अफ्रीकन हैंड्स, अब ये क्लियरली अफ्रीकन हैंड्स का उसने जिक्र किया। ठीक है, स्वामी आपको पता है कि जब बी बजिंग जो हो रही होती है, जो यानी स्वामी एटीट्यूड होता है, उसने अफ्रीकन हैंड्स के साथ यानी इस आइडिया को कोरिलेट किया। इसमें आप कॉलोनाइजेशन के ऊपर भी बात कर सकते हो। minute and shrunk for export, black on black, angrily clambering। अच्छा, अब ये जो 3 लाइनें हैं इसमें आपको पता है कि अफ्रीकन्स को जब यानी कॉलोनाइजेशन आया था तो इन्हें कॉलोनाइज करने की कोशिश की जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी प्रैक्टिस की गई थी। ठीक है, तो इन लोगों को यानी दूसरे ममालिक में ट्रांसफ़र किया जाता था एज़ अ वर्कर, और यानी सर्वेंट्स के तौर पे इनको बहुत बुरे तरीके से इनका यानी हाल किया जाता था, बहुत इनके ऊपर जुल्म सितम किया जाता था, बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी थी। तो ब्लैक ऑन ब्लैक, एंग्रली क्लैम्बरिंग, जिस तरह बी बॉक्स में से उससे आवाज़ें आ रही हैं ना, इसी तरह जब इनको ट्रांसफ़र किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कुछ ऐसे यानी बड़ी बड़ी सी गाड़ियाँ होती थी जिनको जिस तरह जिनमें चीज़ें
में लाई जाती हैं, जो बड़े बड़े सी यानी बॉक्सेस होते हैं, वो जो आयरन बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर एक भी सुराख नहीं होता। तो ये हालात होते थे कि यानी इनको इतने बुरे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था कि कुछ जो अफ्रीकन से उनकी वहीं मौत हो जाती थी, यानी ड्यूरिंग द वे उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस चीज़ को वो कोरिलेट कर रही है एक वुडन बॉक्स में मक्खियों के साथ, जिनमें यानी कुछ मक्खियाँ जो हैं अंदर ही मर जाती हैं। तो एक ये चीज़ अफ्रीकन यानी जो उसने ये जो वर्ड, ये जो ये जो 3 लाइन्स हैं, ये बिल्कुल पूरी सेट बैठ रही हैं उस पर, पूरी सिचुएशन पे। आगे जब वो अभी यूज़ करेगी हाँ, ये मैनियक्स का जब जिक्र करेगी तब भी ये चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। हाउ कैन आई लेट देम आउट, इट इज़ द नॉइस दैट अपॉल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स। अच्छा, अब यहाँ से उसकी एकदम से जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है रोमन की तरफ। अभी उसने अफ्रीकन का जिक्र किया, उससे पहले वो सिंपली अपनी यानी थॉट्स को लेकर लिख रही थी। फिर एकदम से जो हमारा यानी उसका जो बिल्कुल ध्यान बदल के वो रोमन मॉब की तरफ आ जाता है, यानी रोमन की तरफ उसका दिमाग चला जाता है, जिसमें वो खीज़र का भी जिक्र करती है और बताती है कि शी हैडंट एनी ग्रिप ऑन लैटिन लैंग्वेज। सो हाउ कैन आई लेट देम आउट, वो क्यों असल में रोमन की वो क्यों रिलेट करती है, क्योंकि वो मक्खियों की ज़ुबान समझ नहीं पा रही, उसको सिर्फ बजिंग की आवाज़ आ रही है, जिस तरह वो रोमन नहीं समझ सकती, उसको ऐसे लग रहा है जैसे रोमन लैंग्वेज में ही वो आपस में लगी हुई हैं और उसको शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। सो इट इज़ द नॉइस दैट अपॉल्स मी मोस्ट ऑफ ऑल, कि ये जो शोर है ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। हाउ कैन आई लेट दैम आउट, मैं किस तरह इन्हें जाने दूँ। द अनइंटेलिजिबल सिलेबल्स, यानी जो अल्फाज हैं वो उसकी समझ से बाहर हैं। इट इज़ लाइक अ रोमन मॉब। अब वो रोमन मॉब आपको पता है कि जी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइडेड हु विल डिसाइड टू रूल देम अदर्स। अब इसको यानी मॉब रूल भी कहते हैं, कि यानी कुछ लोगों का कुछ ऐसे लोग जो कि यानी एक ग्रुप बना दिया जाता था और उनको फिर ये एडवांटेज था कि वो दूसरों को रूल कर सकें। ठीक है, स्मॉल टेकन वन बाय वन बट माई गो टुगेदर। अब ये जो है लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको डिफरेंट यानी एस्पेक्ट में भी लिया जा सकता है। अब इस तरह भी लिया जा सकता है कि ये जो रोमन मॉब की जब उसने बात की है तो वो फिर सडनली नीचे लिखती है स्मॉल टेकन वन बाय वन, यानी जिस तरह उनका दिल करता था वो उस तरह ट्रीट करते थे दूसरों को। जो यानी बड़े ही निचले तबके के लोग होते थे तो एक एक करके उनको उठाया और अपने तरीके से उनको रूल किया। बट माई गो टुगेदर, लेकिन मेरा खुदा ही था जिसने उनको इकट्ठा रखा हुआ था। अब इस चीज़ को आप इस तरह भी ले सकते हो, स्मॉल टेकन वन बाय वन, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह वो बात कर रही हैं, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उनकी लैंग्वेज क्या है। तो वो कह रही है कि यानी स्मॉल टेकन वन बाय वन, वो कोशिश कर रही है समझने की एक एक करके, यानी अपने कान को उसके साथ लगा के, लेकिन उसका खुदा ही है जो उसको समझने में मदद देगा, वरना उसे समझ तो कुछ नहीं आ रही। अब ये इस सेम सिचुएशन को आप जो है उसकी अपनी लाइफ से सिमुलेट करो कि शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन in her life, but she tries her level best to think and to understand that what will be the next step. तो क्योंकि टेड ह्यूज़ का और जो उसकी जो आने वाली जी नई लवर थी उसका ये सारा सिस्टम जो है वो उसके जहन में घूम रहा है। ठीक है, अच्छा जी आगे, आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटिन, आई एम नॉट अ खीज़र। अब यहाँ जो उसने यानी खीज़र जो था वो रोमन पॉलिटिशियन था। ठीक है, आई ले माई ईयर टू फ्यूरियस लैटिन, अब यहाँ फिर वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करती है कि शी इज़ अंडरस्टैंड टू हियर द वॉइस, शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द language which is used by these buzzing bees, like who can also be called swarmy bees, like right. So I have simply ordered a box of maniacs. अब ये जी maniacs जो होते हैं wild and violent, यानी आप इनको creature कह सकते हो, वहशी। अब यहाँ जो इसने maniacs का जिक्र किया वहशी, ये भी आप कोरिलेट कर सकते हो अफ्रीकन्स के साथ। ठीक है, दे कैन बी सेंट बैक। अच्छा, इस चीज़ में ये जो पांचवा वाला है जो ये यानी हमारा जो स्टेंजा है, इसमें मैंने इस चीज़ को थोड़ा नोट किया, जैसे वो ये कहना चाह रही है
कि मुझे नहीं समझ आ रही टेड ह्यूज़ की और उसकी आने वाली लवर की कि आप यानी क्या चीज़ जो है मेरे ऊपर यानी रखना चाह रहे हो या वो क्या प्रिटेंड क्या करना चाह रहे हो। कहती है आई हैव सिंपली ऑर्डर्ड अ बॉक्स ऑफ मिनिक्स, यानी वो उन्हें मेरे ख्याल से वैशी कहना चाह रही है। ये मैंने इस चीज़ को इंटरप्रेट किया है। दे कैन बी सेंड बैक, उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है। दे कैन डाई, वो मर भी सकते हैं। आई नीड फीड देम नथिंग, आई एम दी ऑनर, क्योंकि वो उसे जिस घर से निकालना चाह रहे थे वो कहती है कि भाई ये मेरा घर है, मुझे तुम्हें किसी भी यानी मुझे तुम्हें खिलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दे कैन डाई, तुम मर भी सकते हो। आगे जो लाइन्स हैं जब मैं बोलूँगी तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आई वंडर हाउ हंग्री दे आर, यानी हंग्री इस एस्पेक्ट में कि कितने ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, कितने ज़्यादा वो भूखे हैं उसको सिल्विया प्लाथ को उसकी जगह से हटाने के लिए। यानी उसने वैशी का भी जिक्र किया, उसने यानी अपना ये एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को हमारे सामने शो करने के लिए उसने ये लाइनें इस्तेमाल की। आई वंडर इफ़ दे वुड फॉरगेट मी। अब ये गौर से आप लाइन्स देखना, आपको सारी समझ आ जाएगी। I wonder if they would forget me if I just undid the locks and stood back and turned in a tree। वो कहना चाह रही है कि अगर मैंने अपने घर का दरवाज़ा इनके लिए खोल दिया और जब ज़ाहिर बात है जब वो अंदर आ जाएंगे और मैंने चुपचाप करके भी ज़िंदगी गुजारी तो फिर भी वो मुझे भूल जाएंगे, यानी वो मुझे बिल्कुल मुंह लगाना और मुझे पूछना ही भूल जाएंगे अगर मैं बिल्कुल एक ट्री की मानंद चुप करके अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ। अब ये जो दो नेक्स्ट लाइंस हैं ये बड़ी डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थी, लेकिन बड़े अच्छे से आपको समझाऊंगी। देयर इज़ अ लेबर्नम, इट्स ब्लड colonnades and the petticoats of the cherry। बहुत 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 ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइंस थी। अब ये दो लाइंस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ये कोरिलेट कर रही हैं कॉलोनाइजेशन से, द ब्रुटैलिटी विच वाज प्रैक्टिस्ड ऑन अफ्रीकन्स इन अ वेरी बिटर वे। तो यहाँ अब लेबर्नम का जो लफ्ज़ है, लेबर्नम है क्या, स्मॉल यूरोपियन ट्री विच हैज़ हैंगिंग क्लस्टर्स ऑफ येलो फ्लावर्स। ठीक है, येलो फ्लावर्स का इस तरह क्लस्टर होता है इस ट्री के ऊपर, जिस तरह हार्ट ऑफ डार्कनेस में हमें दिखाया गया कि अफ्रीकन्स को मार के जब उनकी यानी उनको जिस तरह ट्री के ऊपर लटका दिया जाता है और कितनी तादाद में ऐसे जिस तरह उसने कहा है कि क्लस्टर्स होते हैं, इसी तरह उनकी डेड बॉडीज़ भी लाइक अ क्लस्टर उसके ऊपर हैंग थी। ठीक है, अब यहाँ एकदम से उसका फिर से उसने क्लियरली कॉलोनेट्स का जिक्र किया है, इट्स ब्लड कॉलोनेट्स। ठीक है, तो इसी तरह उसका दिमाग वहाँ चला जाता है। वो मुझे लगता है अपनी सिचुएशन को उस सिचुएशन के साथ कोरिलेट कर रही है, उस शिद्दत को महसूस कर रही है, उस तकलीफ़ को, और ये हमारे सामने यानी उसने इन लाइंस के ज़रिए एकदम से देखें सिंपली लाइंस लिखते लिखते एकदम से दो लाइन जो हैं वो बिल्कुल कॉलोनाइजेशन की तरफ चली गई। एंड द पेटीकोट्स ऑफ द चेरी, अब ये एक बड़ी अजीब लाइन थी, मैंने बहुत से राइटर्स को भी इसका यानी इंटरप्रिटेशन देखते हुए लिखते हुए सुना है और कुछ वीडियोस में भी कि भाई ये जो है ना ये दो लाइंस यानी ये इस तरह हैं कि उसका जो यानी राइटिंग स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसने कैसे लिखना है कैसे नहीं, लेकिन हमें बताना तो है कि इसका मकसद क्या था, ये अब ये जो लाइन्स हैं कैसे कोरिलेट कर रही हैं। तो एंड द पेटीकोट्स ऑफ द चेरी, अब ये पेटीकोट्स यानी पेट के ऊपर, और ये चेरी का जो वर्ड है, चेरी आपको पता है रेड कलर की होती है। मैं ये सारी मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जहाँ तक मैंने इसको समझने की कोशिश की है। तो जब उनके ऊपर उनको मारा जाता था बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो यानी ऐसे ब्लैक उनकी बॉडी थी, तो जब वो मारते थे तो रेड कलर की यानी ब्लड निकलता था, तो बहुत प्रोमिनेंट होता था, ब्लैक के ऊपर रेड का जो कलर आता था। तो एंड द पेटीकोट्स ऑफ द चेरी, और जो उनके पेटीकोट्स होते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनका जो लिबास था वो भी कुछ ऐसा ही था, तो वो भी जो था वो ब्लड से रेड हो जाता था। तो आप उस चीज़ को इस चीज़ पे इसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हो। दे माइट इग्नोर मी इमीडिएटली, अब सडन जो है वो उसकी ऊपर वाली जो 3 लाइंस थी जिसमें वो कहती है कि मैं दरख्त की तरह जो है वो बिल्कुल स्टिल हो जाऊंगी। अब इन 2 लाइंस को अगर निकाल दो आप तो ये सेम लाइंस फिर वैसी ही, यानी द फॉलोइंग 3 लाइंस विल फर्दर
the same situation in the last stanza, which is they might ignore me immediately. मैं उन्हें अंदर आने दूंगी, अपने लोग खोल दूंगी और दरख्त की तरह खड़ी हो जाऊंगी. तो वो कह रही है कि वो शायद मुझे जल्दी ही भूल जाएंगे. इन माई मून सूट एंड फ्यूनरल वेल. अब वो यानी ज़ाहिरी बात है, एक जिस तरह विडो होती है, वो कह रही है मैं एक सादा सफ़ेद लिबास यानी मून सूट एंड फ्यूनरल वेल, और जिस तरह अपना छुपा लेते हैं चेहरा, जो जिस तरह आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो अपनी हैट को है थोड़ा सा यानी बेंड करते हैं और ऐसे लगता है जैसे उन्होंने पर्दा सा किया हुआ है, ठीक है. तो वो उस तरह जो है ख़ुद को छुपाएगी. आई एम नो सोर्स ऑफ हनी, यानी अब वो कह रही है मैं अब इनके लिए कोई ऐसी, मैं टेड ह्यूज़ के लिए अब सोर्स ऑफ हनी नहीं हूँ कि वो मेरी तरफ तवज्जो दे या मेरी तरफ अपना इंटरेस्ट शो करे. सो वाई शुड दे टर्न ऑन मी. अब वो यानी यहाँ बीस को वो क्या कह रही है, उनकी टेड ह्यूज़ की नई फैमिली से भी रिलेट कर रही है, अपनी थॉट्स को भी रिलेट कर रही है कि क्यों वो मेरी तरफ यानी अपना इंटरेस्ट शो करेंगे या क्यों मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझेंगे. टुमारो आई विल बी स्वीट गॉड, आई विल सेट देम फ्री. वो कह रही है कि यानी मैं कल जो है एक स्वीट गॉड बन जाऊंगी, अपनी तमाम टेंशनों से पीछा छुड़वा लूँगी. अब यहाँ वो ये भी कह सकती है यहाँ के यानी या तो वो बी बॉक्स जो है उसको कंप्लीट कर देगी, उसको यानी खुला छोड़ देगी, उन्हें आज़ाद कर देगी. यहाँ यानी इस चीज़ को भी हम कोरिलेट कर सकते हैं कि टेड ह्यूज़ जो करना चाह रहा है उसे वो करने की इजाज़त दे देगी और उनसे ख़ुद से अलहदा हो जाएगी, ठीक है. और यानी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट डाउन कर देगी, मर जाएगी और उनको वही करने देगी जो वो करना चाह रहे हैं. लास्ट लाइन जो है वो है द बॉक्स इज़ ओनली टेम्प्रेरी. अब यहाँ वो सारी बात ख़त्म कर देती है, पूरा कंक्लूड कर देती है, सम अप कर देती है हर चीज़ को कि जिस बी बॉक्स को लेकर इतनी परेशानियाँ, यानी बी बॉक्स उसका वो घर भी हो सकता है जिसमें से उसको निकालने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है. इसके ऊपर एक और पूरी पोइम है ना, द बी मीटिंग पे, कि यानी उसमें से यानी वो कह रही है, बताना चाह रही है कि अब जो भाई नई बी जो है, नई जो क्वीन है वो आ रही है और अब मेरे साथ उसे रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू एलैबोरेट दैट पोइम एज वेल. तो यहाँ वो कहती है द बी बॉक्स इज़ ओनली टेम्प्रेरी, यानी जिस चीज़ के बारे में इतनी बहस व तकरार की गई है, इतना सब कुछ सोचा गया, सुना गया, कहा गया, बर्दाश्त किया गया, वो टेम्प्रेरी है. अब बस मेरी कहानी ख़त्म होने लगी है और ये जो मेरा घर है ये सिर्फ टेम्प्रेरी है, बस अब ये कुछ दिनों का ही मेहमान है. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर कुछ आपको ना समझ आया हो या कुछ आप ख़ुद भी इसमें ऐड करना चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट in an abundant manner. Thank you so much for watching videos. Thank you.